मेरी प्राथमिक शिक्षा मुझे कहूँगी कि पढ़ाई के प्रति, किताबों के प्रति जो मेरा रुझान हुआ, माता-पिता, परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। आपके कपड़ों से, पहनावे से, जब आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो लोग आपको जज करते हैं कि ठीक है, आप क्लियरली वो चीज़ विज़िबल होती है आपकी पर्सनैलिटी में। लेकिन यहाँ से जो भारतीय जा रहे हैं, एक तरीके से मैं कहूँगी कि फिर से मैं कहूँगी कि वो बैगेज वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। जैसे कि एक छोटी-सी बात से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैं उसी समाज से आती हूँ, जो भारत के करोड़ों लोगों की नियति है। चाहे वो मुंबई जैसी महानगरी में कोई झुग्गी में रहने वाला इंसान हो या सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई जद्दोजहद करने वाली आम कदकाठी की लड़की। तो मेरा जन्म मुंबई के स्लम्स में हुआ, झोपड़पट्टी में। और मेरे पिताजी बचपन में मुंबई आ गए थे। माइग्रेंट लेबर बन के कुछ वर्षों तक उन्होंने ट्रक पे हेल्पर का काम किया। उसके बाद लगभग 30-35 साल तक उन्होंने मुंबई के सिग्नल्स पर खड़े होके फूल बेचे। और जैसे झुग्गी में मेरा जन्म हुआ, मैंने बताया, उसके बाद म्युनिसिपल स्कूल में जो मराठी शाला होती है मुंबई में, वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई। 10वीं तक मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की और फिर मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। उसके आधार पे मुझे मुंबई के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज के.जे. सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडमिशन मिला, जो कि मेरे ज़िंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने समाज को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ। मैं जिस भी समाज में रहती हूँ, वहाँ की बोली, भाषा, खान-पान, संस्कृति, रहन-सहन मुझे बहुत पसंद है उसके बारे में जानना। और यही कारण था कि मैं गुजराती जो ट्रस्टी कॉलेज था उसमें गई, जिसके माध्यम से मुझे मराठी और गुजराती भाषा, उसकी संस्कृति को जानने का करीब से मौका मिला। तो वहाँ से मैंने 2014 में बीए कंप्लीट किया। मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, यूनिवर्सिटी टॉपर रही अपने सब्जेक्ट में। और उसी वर्ष मैंने जेएनयू का एंट्रेंस क्लियर किया। ओबीसी की आखिरी सीट पर मेरा चयन हुआ। और 2016 में फिर से मैंने जेएनयू का पीएचडी का एंट्रेंस क्लियर किया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। और शायद मैं नॉन हिंदी बैकग्राउंड की पहली ऐसी लड़की, नॉन हिंदी बेल्ट की पहली ऐसी लड़की थी जिसने जेएनयू का एंट्रेंस टॉप किया महाराष्ट्र या सदर्न स्टेट से आके। तो ये एक मेरी जर्नी रही। फिर मैंने प्रोफेसर देवेंद्र चौबे सर के साथ एमफिल किया और जो मेरा काम था एमफिल का वो विस्थापन के सवाल को लेके था कि जब जो विकास की परियोजनाएं बनती हैं तो किस तरीके से एक पूरा गांव, एक समाज विस्थापित होता है। उसमें स्त्री प्रश्नों को लेकर हिंदी और मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन था। फिर मैंने पीएचडी भक्ति आंदोलन पे की और पीएचडी करने के दौरान ही मैंने अमेरिका में अप्लाई किया और मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में चयन हुआ। देखिए, आप किसी भी समाज में पैदा होते हैं तो सबसे पहले, और मैं कहूँगी कि जो प्राथमिक स्कूल होता है वो आपका परिवार होता है, कि परिवार में आपको कैसा माहौल मिल रहा है। तो मूल रूप से मैं वैसे उत्तर प्रदेश की हूँ, जौनपुर के एक बेहद पिछड़े इलाके खजरन गांव है वहाँ से। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा गांव जो है वो ठाकुर बहुल गांव है। तो मेरे पिताजी उसी दबे कुचले समाज से आते थे और जहाँ पे मेरा घर है लगभग 100 मीटर की दूरी पे वहां से दलित बस्ती, बहुत बड़ी दलित बस्ती है। तो इन दोनों समाज को पिताजी ने बहुत करीब से देखा। तो शिक्षा को लेके मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे जो पहली सीख मिली वो मेरे घर में ही मिली। माता पिता को बहुत चीजें पता नहीं था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत दबे पिछड़े समाज से आते थे, जो हमेशा से एक समाज के द्वारा दबाए गए थे। कभी उन्होंने बहुत चीजें देखी नहीं। और फॉर्चुनेटली मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, 8th क्लास पास थी। तो
टूटी-फूटी अंग्रेजी भी पढ़ लेती थी, थोड़े अच्छे स्कूल से वो पढ़ी थी। तो वहीं से मेरी एक जर्नी शुरू हुई और आस-पास के माहौल में बचपन से ही बहुत संवेदनशील थी, क्योंकि बहुत अपराध मैंने देखे स्लम्स में। वहाँ पे इस तरीके का स्लम्स था कि अगर कोई स्त्री अपने पति के द्वारा पिट भी रही है, घरेलू हिंसा भी झेल रही है, तो लोग हँसते थे कि आज इसकी क्लास लग रही है। मतलब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, तो बहुत सारे सवाल बचपन से मन में आते थे। माता-पिता उतने पढ़े-लिखे नहीं थे, तो जवाब नहीं था उनके पास, लेकिन हाँ, एक मोटिवेशन, पढ़ाई के प्रति एक लगन जो शुरू हुई, वो परिवार से मिली और आसपास के माहौल ने भी भूमिका निभाई कि इस 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 समाज को देखने का करीब से मौका मिला, समस्याओं को समझने का मौका मिला। फिर ये महसूस हुआ कि बिना पढ़े, बिना शिक्षित हुए इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने अपने जीवन में अ, कास्ट, क्लास और मैं कहूँगी रेसिज्म, मतलब भारतीय एक जो परिवेश है उसमें अगर आप एक काले रंग की सामान्य कद-काठी की लड़की हैं तो किस तरीके का भेदभाव आपको झेलना पड़ता है, वो मैंने बाकायदा एकदम शुरू से झेला। जो भी विस्थापित मजदूर हैं, जो माइग्रेटेड लेबर हैं, शुरू से ही मैं उनकी समस्याओं से परिचित रही और निसंदेह उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वहाँ पे। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैंने दोनों तरह के समाज को देखा। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ी, वहाँ पे अधिकतर जो प्राइमरी टीचर थे, मतलब मोर देन 50%, वो यूपी और बिहार से थे। स्पेशली साइंस में जो हमारे मैथ्स टीचर थे, जो हमारे साइंस के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे। और जो कॉलेज में मुझे जो मेरे प्रोफेसर मिले, डॉक्टर अनीता ठक्कर और डॉक्टर सतीश पांडे सर, वो भी यूपी से थे। तो मैंने दो तरह का वहां पे समाज देखा। तो एक ये स्टीरियोटाइप सोच जो बना दी गई है कि यूपी और बिहार के लोग, जो कि सच्चाई भी है, पूरी तरीके से इसको नकारा नहीं जा सकता, कि अगर मुंबई जा ही रहे हैं तो वो एक लेबर बन के ही जाएंगे। तो उस चीज को कहीं ना कहीं एक बदलने का जुनून था कि मेरे पिताजी उसी समाज से आते हैं, लेकिन इस धारणा को बदलना बहुत जरूरी था मेरे लिए। जैसे मैं एक वाकये का जिक्र करती हूँ कि मैं लोकल ट्रेन में सफर कर रही थी, मेरे बगल में एक मराठी स्त्री बैठी हुई थी। शुरू में उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया। उस समय मैं 12th क्लास में थी, मेरी मराठी मतलब ठीक ठाक थी। तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा, तो मैंने उनको हिंदी में रिप्लाई किया। तो वो अचानक से मेरे ऊपर भड़क गई एंड वो एकदम चिल्लाने लगी कि तुम लोग आते हो यहाँ पे, मतलब बहुत उन्होंने मुझे पब्लिकली गाली दिया और मैंने एक वर्ड नहीं बोला। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने ये कहा कि वो घटना का मेरे मन पे बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने वो बात किसी से शेयर नहीं की। बहुत बाद में पिताजी को ये बात बताई और उसी ने बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम किया और आगे चल के मैं आज जितनी प्रभावशाली तरीके से हिंदी बोल पाती हूँ, अंग्रेजी बोल पाती हूँ, मराठी से भी मुझे उतना ही बेहद प्रेम है और आज मैं हिंदी मराठी टेक्स्ट पे ही काम कर रही हूँ, अमेरिका में भी। तो वो एक क्लास स्ट्रगल जो है वो बहुत विजिबल है मुंबई में, बहुत ज्यादा विजिबल है और वो बहुत बारीक है। आपको समझना पड़ेगा कि मैं ऐसे तरीके के स्लम में थी कि आधा किलोमीटर की दूरी पे वहां पे एकदम मॉल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और एक ही समाज के लोग, गुजराती और साउथ इंडियन। तो वो भीतर से एक चेतना शुरू से ही थी और जैसा कि मैंने कहा भी कि मुझे आसपास के समाज को देखना, सुनना, समझना, ये चीज क्यों हो रही है, इसके तह तक जाने की जो एक कहते हैं ना कि एक क्यूरोसिटी, वो मुझे बचपन से थी। तो क्लास स्ट्रगल बिल्कुल हुआ है और मैं जिस कॉलेज में थी वो गुजराती बहुल कॉलेज था। तो आप जब झुग्गी में पढ़ते लिखते हैं, आपके पास सीमित संसाधन होते हैं, तो बहुत हद तक आपके कपड़ों से, पहनावे से, जब आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो लोग आपको जज करते हैं कि ठीक है, आप क्लियरली वो चीज विजिबल होती है आपकी पर्सनालिटी में। हालांकि मैं इसे जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस संदर्भ में ये बात कह रही हूँ कि सीमित संसाधनों में हमें वो चीज मतलब करनी थी। तो गुजराती बच्चे अच्छे परिवार से थे, तो लेकिन टीचर मुझे बहुत अच्छे मिले।
साउथ इंडियन टीचर भी मिले तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। तो कॉलेज में मैंने वो क्लास स्ट्रगल नहीं देखा, तो मैं 2 तरीके का जीवन वहाँ पे जी रही थी कि जब मैं अपने समाज में जो एक मेरा सामाजिक ढांचा है, जो स्लम्स में लौट के आती थी, तो वो क्लियरली विजिबल था वो क्लास स्ट्रगल, इवन कास्ट स्ट्रगल भी, क्योंकि वहाँ पे भी जो गरीब ब्राह्मण्स, गरीब ठाकुर होते थे, तो जब कभी लड़ाइयाँ होती थी स्लम्स में, तो वो बहुत ही कि हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो वैसे कहने की। तो वो चीज़ें बहुत विजिबल थी कि आप चाहे यहाँ से अमेरिकन एकेडमिया में चले जाइए, ऊंची जाति के अधिकतर लोग, मैं सारे लोग नहीं कहूंगी, अधिकतर लोग वो बैगेज, वो सोच अपने साथ लेकर जाते हैं। या भारत के अंदर आप यूपी बिहार से माइग्रेट हो के मुंबई आइए, तो भी वो एक जातिगत मानसिकता काफी हद तक उनके साथ होती है। तो ये कुछ बातें थी मेरे जीवन की, जो चाहे जातिगत शोषण हो, रंग को लेकर हो, क्लास को लेकर हो, निसंदेह मैंने वो फेस किया। लेकिन उम्मीद थी भीतर, तो इन सब चीजों ने एक समय के बाद मतलब मुझे प्रभावित करना छोड़ दिया। जी। अमेरिका के रंग भेद को और भारत के रंग भेद को, आपको इन दोनों चीजों को समझना होगा। ये दोनों 2 तरह की चीजें हैं। हालांकि हमारा इतिहास अगर हम देखें, जो ब्लैक हिस्ट्री रही है और यहाँ के जो वंचित समाज का जो मूवमेंट रहा है, वो काफी हद तक एक दूसरे से मतलब अमेरिका से प्रभावित रहा है। जैसे कि दलित पैंथर की जो शुरुआत हुई अमेरिका के ब्लैक पैंथर से, काफी कुछ उन्होंने लिया। और तो अमेरिका में ईमानदारी से कहूँ तो वहाँ का एकेडमिया शानदार है। मतलब मैं कहूँगी कि वहाँ पहुँच के मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि एकेडमिक्स वास्तव में है क्या। मतलब बेपनाह आज़ादी, और कुछ भी कहने, बोलने, करने की आज़ादी। फर्क नहीं पड़ता कि रंग क्या है, आप कैसे दिखते हैं, आपकी नाक मोटी है कि आपकी आँख छोटी है, कि आपका कद छोटा है, कि आप भारत के उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, बिल्कुल मायने नहीं रखता वहाँ के जो अमेरिकन्स हैं। लेकिन यहाँ से जो भारतीय जा रहे हैं, एक तरीके से मैं कहूँगी कि फिर से मैं कहूँगी कि वो बैगेज वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ जो पहला वहाँ पे मुझे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो एक भारतीय लड़की द्वारा किया गया जो साउथ की अपर कास्ट की थी। हालांकि वो मेरी रूममेट थी। शुरू में मुझे वो चीजें समझ नहीं आई, बाद में धीरे धीरे मुझे वो चीजें समझ में आई। तो हालांकि मैंने उसे कन्फेस किया, मैंने कहा कि देखो, मैं इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। अगर तुम्हें लग रहा है तुम जो कर रही हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत बकायदा ये चीजें समझ में आ रही हैं, और मैं बिल्कुल हरासमेंट का कंप्लेन भी करूंगी आगे, इसलिए स्टॉप डूइंग दिस। तो वो समझ गई ये बात। मैंने बोला कि ये मत समझना कि ये भारत, मतलब बहुत ही मैंने उसे कामली कहा, क्योंकि मैं जेएनयू में पढ़ने के बाद एक होता है ना कि आपको एक कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सेप्ट करना जरूरी है। मतलब शोषण सहना जो है वो मेरे व्यक्तित्व में कभी नहीं रहा। जब मैं जेएनयू में नहीं थी तभी भी अगर मुझे कोई रंग को लेके कोई कुछ कहता था तो मैं तुरंत पलट के जवाब देती थी कि आपसे क्या लेना देना है, आप मुझे पालेंगे पोसेंगे, आप मुझे खिलाएंगे, मैं जैसी भी हूँ, मैं अच्छी हूँ एंड मैं पसंद करती हूँ खुद को। तो अमेरिका में जो निसंदेह जो वहाँ के ब्लैक लोग हैं, उनसे इतिहास मिलता जुलता है। पर ईमानदारी से कहूँ, मैं पिछले एक साल में पढ़ा भी रही थी यूनिवर्सिटी में, तो मेरे क्लास में भी जो एशियन आइडेंटिटीज हैं, ईस्ट एशियन आइडेंटिटीज हैं, जो ब्लैक लोग हैं, मैं बहुत उनको मोटिवेट करती थी सवाल पूछने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए। इवन जो वहाँ पे बॉर्न इंडियंस हैं, वो भी, उनके अंदर मैं कहूँगी कि वो जातिवादी भावना नहीं है। लेकिन एकेडमिया में, अमेरिकन एकेडमिया में जात पे बात न करके इस तरह से वहां पे जातिगत शोषण किया जाता है। मतलब कहते हैं ना कि किसी को इग्नोर करना भी। सुमन राजे बहुत बड़ी इतिहासकार है, तो वो लिखती है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास उन्होंने स्त्रियों पे सबसे पहले लिखा। तो उनकी किताब की एक लाइन है कि उपेक्षा से बड़ा मारक कोई हथियार नहीं होता। तो वो जो ऊंची जाति का एक वर्चस्व है वो अमेरिका में निसंदेह है। और आप जब ओबीसी समाज में जाते हैं और रिलीजियस स्टडीज जैसे डिपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पे एक ब्राह्मणिकल हेजेमनी है,
तो वो चीज़ें बिल्कुल महसूस होती हैं, लेकिन वो बहुत क्लियरली विज़िबल नहीं है। वो मैं जेएनयू से पढ़ी हूँ, तो मैं वो सारी दाँव पेच समझ जाती हूँ और जवाब देना भी जानती हूँ और देती भी हूँ क्लास में। लेकिन हाँ, एक सम्मान के साथ कि हम एक स्कॉलर हैं, एक स्पेस शेयर कर रहे हैं। मे बी आवर स्कॉलरशिप डिफरेंट, हमारी स्कॉलरशिप अलग हो सकती है, बातचीत, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन संवाद होते रहना चाहिए। तो ये जो मुझे एक अंतर वहाँ पे लगा, और नस्ल भेद की समस्या जैसा कि आपने पूछा, ऑनेस्टली मैं जिस स्टेट में हूँ, कैलिफोर्निया, जिसे मैं कहूँगी कि जैसे भारत का केरल, वैसे अमेरिका का कैलिफोर्निया, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है वो, और वहाँ पे ईस्ट एशियन आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो उस तरीके से मुझे अभी डायरेक्टली कुछ ऐसा फेस करने अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कुछ-कुछ घटनाओं के बारे में मैंने सुना ज़रूर है। माँ-बाप की जो परवरिश थी, मेरे मतलब मन पे इतनी हावी थी कि वो इतना कहते थे कि कपड़े मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से कपड़ों पे ध्यान मत दो, क्या पहन रहे हो, कुछ भी नहीं। उनका ये था कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तो तनाव एक टीनेज उम्र में मुझे हुआ जब मैं शुरू-शुरू में गई। मैं अपने अनुभव के माध्यम से ही कुछ बातें आपको यहाँ बताऊँगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, मेरा अनुभव भी सीमित है। अब हर चीज़ का अनुभव तो आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन जितना भी मेरा अनुभव है मैं बताना चाहूँगी। कॉलेज में शुरू में ये चीज़ हुई, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक उम्र होती है ना कि आपको भी अच्छा दिखना, स्मार्ट दिखना, जब आप उस बैकग्राउंड से आते हैं और शुरू से ही मतलब एक बड़े क्लास के कॉलेज में मैंने पढ़ा, जो कि गुजरातियों का कॉलेज था, और गुजराती एक डोमिनेंट क्लास है मुंबई में। तो शुरू में वो चीज़ था मेरे भीतर, मैं झूठ नहीं कहूँगी कि मुझे भी अच्छे कपड़े मिले, मैं भी अच्छी दिखूँ। क्यों मैं क्लास में सबसे अलग दिखती हूँ कि हाँ, मैं स्लम से हूँ, बट मैंने बाद में मेरे माता-पिता से इस संदर्भ में बात की, तो उन्हें यही था कि इंसान जो है अपने विचारों से ज़्यादा पहचाना जाता है बेटा। और जेएनयू आने के बाद तो मैं कहूँगी उसमें बहुत इज़ाफ़ा हो गया, क्योंकि जेएनयू में आप क्या पहन के निकल रहे हो, किसी को कोई भी लेना-देना नहीं है। मतलब यू वोंट बिलीव, क्लास में कभी-कभी ऐसे ये होता था कि हम लोअर और टी-शर्ट में चले जाते थे क्लास करने, और सिर में बहुत सारा तेल लगाया, तो अपीयरेंस पे उतना ध्यान मेरा कभी रहा नहीं। तो लेकिन अमेरिका में मैं कहूँगी कि उसे युवाओं की तरफ से आप जो कह रही थी, एक सवाल है, उसे एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे लें। और अगर आपके पास संसाधन हैं, तो निसंदेह आप थोड़ा-सा उस पे काम करिए, लेकिन उसे एक नेगेटिव उस तरीके से मत लीजिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि अमेरिका में भी ऐसे हैं कि जैसे ब्लैक लोग हैं, उनका कपड़े पहनने का तरीका, मतलब हर चीज़ बहुत ब्राइट कलर्स पहनते हैं। मतलब मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तो वो बहुत अलग दिखते हैं। मैं बार-बार ये चीज़ कहती हूँ कि डिफरेंसेस आर ब्यूटीफुल। अगर आप अलग दिख रहे हैं, तो दैट डज़न्ट मीन कि वो हमेशा नकारात्मक ही होगा। और मैं हर तरह के समाज में योग्यता बैठ चुकी हूँ, अमेरिका से लेके भारत की जेएनयू में पढ़ने जैसी यूनिवर्सिटी से लेके स्लम से लेके। कपड़े एक हद तक मायने रखते हैं, उसके बाद आपके विचार, आपकी पर्सनैलिटी, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, कितने कॉन्फिडेंस से आप अपनी बात को रख पाते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा-सा इसको और स्पेसिफिक अगर एड्रेस करना चाहूँ इस विषय को, तो हाशिए के समाज के जो महिलाएँ हैं, मैं कहूँगी कि उनके चैलेंजेस बहुत बहुत दुगने हैं। ये बहुत फ़र्क पड़ता है महिलाओं के भीतर भी, आप किस क्लास से आ रही हैं, किस कास्ट से आ रही हैं। मैं जो झेल कर आई, ये चीज़ मुझे अमेरिका में जाके रियलाइज़ हुई कि एक कल्चर और एक सोशल कैपिटल भी होती है आपके पास। क्योंकि मैंने जो वहाँ पे एक एग्जांपल दूँगी, फिर से मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ, जो कॉन्फिडेंस बंगाली लड़कियों के भीतर देखा, अपर कास्ट बंगाली स्पेसिफिकली कहूँ, मुझे वो बहुत अलग लगा। मुझे ये लगा कि हाँ, उन्हें पता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर आपका एक स्पेसिफिक सरनेम है, एक स्टेट से आते हैं, एक कास्ट से आते हैं, आप किसी भी प्रोफेसर से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं और वो आपको उसी तरीके से एंटरटेन करेगा।
और मैं जिस समाज से आ रही हूँ, मैं ईमानदारी से कहूँ योगिता, अभी तक मुझे यूएस में कोई यूपी और बिहार का एक रिसर्च स्कॉलर नहीं मिला है। महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, मेल तक नहीं मुझे कोई मिला है जिससे एक उस तरीके से बात हो पाए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, जो कि मुट्ठी भर लोग हैं। स्टेम में हो सकता है हो तो बिल्कुल बहुत अभी कल ही परसों मेरे मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि जीवन में जो 2 तरीके का भेदभाव और शोषण मैंने झेला, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। एक जैसा कि रंग को लेकर जो मैंने कहा, और दूसरा जिस समाज से मैं आती हूँ, जो एक कहते हैं ना कि हाशिए के समाज में भी जो स्त्री की जो दयनीय स्थिति है। जैसे मैं एक चीज कहूँ कि आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जिक्र किया, लेकिन एक स्त्री होने के नाते हाशिए के समाज के से जो मैं आती हूँ, मुझे इस पूरी आत्मकथा में मैं स्त्री को ढूंढती हूँ तो वो मुझे किन किन रूपों में मिलती है। खाना बनाते हुए, या किसी आपत्तिजनक अवस्था में किसी पुरुष के साथ। क्या पूरे दलित समाज में स्त्रियों की यही इमेज है? सपनों से जद्दोजहद कर, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, वो पहली पीढ़ी के रचनाकार थे, सम्माननीय हमारे लिए, जिन्होंने एक नए विषय को साहित्य जगत में उठाया। लेकिन जो चीजें हमारे पुरखों द्वारा छोड़ दी गई हैं, उस पर भी बात ईमानदारी से होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे आप शरण कुमार निम्बाले की आत्मकथा अगर अक्करमाशी पढ़ते हैं, तो उसमें भी वो स्त्री को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। क्या उस माँ की पीड़ा अधिक है जो एक ऊंची जाति के पुरुष द्वारा अब शोषित हुई, या अपनी इच्छा से उनके साथ रही, या एक ब्राह्मण पिता और दलित जाति की माँ का जो बच्चा होने का जो एक उन्होंने एक जो शोषण झेला समाज में, उसकी पीड़ा अधिक है। तो हाशिए की समाज की जो स्त्री है, निसंदेह चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं स्लम में पली बड़ी, जहाँ पे 8 बजे के बाद महिलाएं निकलती नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं क्लास से आ रही हूँ, कोई दारू पिया हुआ इंसान ऐसे पीछा करते हुए घर तक आ जाता था दारू के नशे में। सब चीज मैंने झेला। तो कहीं ना कहीं वो डर भी काम करता है। लेकिन जेएनयू में जो मैं 8 साल रही, काफी हद तक मैंने कोशिश किया कि वो सारी चीजें मेरे भीतर से निकल जाएं। मनु भंडारी के शब्दों में कहूँ, एक उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कि अब भी कभी मैं काला रंग सुनती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे मैं असहज हो जाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे रंग की वजह से मैंने जो झेला है वो भीतर कुछ चुभ सा जाता है। तो हाशिए के समाज से, खासकर आप जो मार्जिनलाइज समाज की जो लड़कियां आती हैं, उनकी परेशानी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन एक जो अपर कास्ट और क्लास से जो लड़कियां आती हैं, उनकी परेशानी मैं कहूंगी वो अंतर एकदम साफ है और वो दिखाई देता है। और एक आपने पीरियड्स की बात कही, तो आज भी जैसे घरों में होता है कि अगर आपको पीरियड्स है तो पूजा घर में नहीं जाएंगे, अचार नहीं छुएंगे, खटाई नहीं छुएंगे, कोई खाने का सामान नहीं छुएंगे, किचन में नहीं जाएंगे। तो वो भी मैंने झेला है। ठीक है, मेरी माँ भी उसी पितृसत्तात्मक समाज से आती हैं, कुछ चीजें थी उनके साथ। तो लेकिन आज मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब चीजों से मुक्त हूँ। और बिल्कुल मैंने जो कुछ भी झेला है उसको मैंने हमेशा एक उसके सवालों से टकराने की कोशिश की। और जो मेरा शोध भी है, इसलिए मैंने कहा कि हाशिए की स्त्री की आवाज कहाँ है। पिछड़े समाज की एक स्त्री जब आती है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि मुझे ये नहीं पता था कि ऑटोमेटिक फ्लश भी होता है वेस्टर्न टॉयलेट में। तो वो जब मैं यहाँ से पहली बार जब मैं एरोप्लेन में बैठी अमेरिका के लिए रवाना हुई, तो मुझे ये था कि छोटी छोटी चीजें, मुझे पता नहीं मैं उस समाज में फिट हो पाऊंगी कि नहीं। जैसे मैंने फ्लश का एग्जाम्पल दिया, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी। मतलब ये है एक पिछड़े समाज की स्त्री की समस्याएं। और जो अपर क्लास की लोग आते हैं, उनको वो काफी हद तक इन सुविधाओं से परिचित होते हैं। तो एक वो क्लियर डिवीजन है। और इसका मकसद ये नहीं है कि हम औरतों की आवाज को तोड़ें या जो एक फेमिनिस्ट वॉइसेस है इंडिया से उसको अलग करें। लेकिन फिर से मैं कहूंगी, डिफरेंसेस आर ब्यूटीफुल। और हमें वो रियलाइज करना होगा कि एक दलित स्त्री, एक पिछड़े समाज की स्त्री, एक ग्रामीण स्त्री के संघर्ष जो है वो एक अपर कास्ट और क्लास स्त्री की तुलना में बहुत अलग हैं।
और कई मायनों में ज्यादा मतलब शोषण का शिकार हुई स्त्रियां होती हैं। मेरा मैसेज बस इतना होगा कि अपने वर्तमान से सवाल वही इंसान नहीं पूछ सकता जो अपने इतिहास को न जानता हो। तो मेरी पूरी जिंदगी इतिहास की जद्दोजहद में, इतिहास के संदर्भ में औरतों के सवाल, खासकर हाशिए की औरतों के सवाल को तलाशने में बीती है। जैसे कि अम्बेडकर ने अपने से पहले बुद्ध को ढूंढा, कबीर की बात की, फुले की बात की, हाशिए के समाज के औरतों को भी अपने इतिहास को ढूंढना होगा। और निसंदेह एकेडमिया में रहूंगी और जो भी अनसुनी कहानियां हैं, कविताएं हैं, साहित्य है, जो भी चीजें हैं, रिलीजियस स्टडीज में वो ट्रेडिशन है, हाशिए के समाज की स्त्रियों की पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी कॉम्प्रोमाइज को उसको उठाने का प्रयास रहेगा। और एक मैसेज देना चाहूंगी खासकर स्त्रियों को, बाधाएं जरूर हैं तमाम, लेकिन एक सपना देखिए जीवन में, जो भी आप करना चाहें। ऐसा जरूरी नहीं है कि किताबें ही सब कुछ हैं। अब ये तो हमारे देश की आयरनी है कि हम कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और फिर कहते हैं हमारे देश में मेडल्स नहीं आ रहे हैं। तो स्त्रियों को मैं यही कहूंगी, जो भी आप करना चाहते हैं, खासकर जो मार्जिनलाइज हैं, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, वर्ग के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, भाषा के आधार पे, आप निकलिए, अपने सपने खुद तय कीजिए, जो भी आप करना चाहें बिना किसी की परवाह किए, क्योंकि इन सब से पहले आप एक इंसान हैं। और रूसो के शब्दों में कहूँ तो इंसान जन्म से स्वतंत्र होता है, और उस स्वतंत्रता को महसूस कीजिए और तमाम बाधाओं से आगे निकलिए। समझिए कि इस समाज में आपकी भूमिका क्या है, आपका जीवन क्यों है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। और मुस्कुराते हुए जीवन के सारे संघर्षों को, मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लड़कियों का जोर से हंसना भी गलत माना जाता है। तो मुस्कुराते हुए जीवन में जो करना चाहती हैं आप, बेधड़ल्ले से करिए एकदम। बस यही कहना चाहूंगी जी।